राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 में 7 अहम बदलावों का प्रस्ताव रखा। केंद्र सरकार ने प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। शिक्षा मंत्रालय की कमान मिलने पर प्रहलाद जोशी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे की सराहना करते हुए कहा कि इसे राष्ट्रहित को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर रखने वाला कदम बताया। इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान के घर पहुंचे अमित शाह और पीयूष गोयल समेत कई अन्य मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27वें कारगिल विजय दिवस पर वीर जवानों को नमन किया और उनके असाधारण साहस को प्रेरणादायक बताया। राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए हमले और पैलेट गन के इस्तेमाल पर जवाबदेही की मांग की। केंद्र सरकार ने भारतीय नाविकों को काला सागर जैसे संघर्ष वाले समुद्री इलाकों में नौकरी करने से पहले सुरक्षा जोखिमों का सावधानी से आकलन करने की सलाह दी। गुजरात और असम में बाढ़ के हालात गंभीर हैं। गुजरात में पिछले 2 दिनों में बारिश और बाढ़ के कारण 35 मौतें हुई हैं। केरल के मलपुरम में कट्टुपुरम के पास त्रिशूर कोझिकोड रूट पर एक निजी बस पलट गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता पर प्रकाश डाला और INS महेंद्रगिरी को इसका प्रतीक बताया। मन की बात के 136वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। कारगिल विजय दिवस पर वीर शहीदों और सैनिकों को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि कारगिल के वीरों का साहस और बलिदान हमेशा देश को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने शौर्य विजय यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह नई पीढ़ी को सैनिकों के पराक्रम से जोड़ने का अभियान है। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई ये मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। ये यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो
या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहेजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है। जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है। बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1,500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदयाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। बिहार में सेवा संकल्प और समर्पण के 100 दिन पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समृद्ध बिहार के विजन को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार के 534 गांव में एक साथ सहयोग शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां प्राप्त आवेदनों का 10 दिनों के भीतर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। आज 100 दिन मेरे मुख्यमंत्री काल के हुए और इसका नेतृत्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत की कल्पना करते हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो समृद्ध बिहार की कल्पना करते हैं, उनके दिखाए रास्ते पर आज बिहार आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज मैं इस बीआईटी मेसरा के प्रांगण में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बीआईटी मेसरा को भी। आचार संहिता होने के चलते हम अपने हॉल में कार्यक्रम नहीं कर पाए, लेकिन आपने हॉल दिया और बिहार के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। इसके लिए बीआईटी मेसरा को बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। लेकिन साथियों, आज 100 दिन हुए हैं और इसलिए मैंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत की जो कल्पना की है और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार की जो कल्पना की है, 14 करोड़ बिहारी कैसे आत्मनिर्भर बने और बिहार में रहकर अपना जीवन कैसे व्यतीत करें, इस पर काम हम लोगों ने शुरू किया है। वैसे तो जिस सेक्टर को हम लोग छूते थे उसमें काम मिलता था, लेकिन मैं कुछ अनुभव जरूर बताना चाहता हूं साथियों। मैं पहले 15 दिनों में लगभग 11,000 लोगों से मैं मिला। पहला 2-3 दिन तक तो लोगों ने बधाई दिया, उसका जो मिलते थे एक आवेदन के साथ मिलते थे। और मेरा जो विधायक के रूप में काम करने का अनुभव रहा, सरकार में
3 बार मंत्री के तौर पर काम करने का मौका मिला। नीतीश जी के नेतृत्व में 2 बार उप मुख्यमंत्री हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। तो जो अनुभव था कि जब भी हम लोग गांव जाते थे तो मुखिया जी को भी वही आवेदन मिलता था, विधायक जी को भी वही आवेदन मिलता था, सांसद जी को भी वही आवेदन मिलता था। और गलती से यदि मुख्यमंत्री जी भी उस कार्य गांव में चले गए तो उसी आवेदन को प्राप्त करते थे। और जब प्रधानमंत्री जी भी जाएंगे तो वही आवेदन मिलता था। मैंने एक व्यवस्था खड़ा किया जिसकी चर्चा हमारे साथियों ने किया आपके बीच। सहयोग शिविर, हम सहयोग करने गए और हम लोगों ने तय किया यह पूरा डिजिटल होगा और इसकी पूरी व्यवस्था को हम लोगों ने डिजिटल तौर पर खड़ा किया। आज बिहार के 500-3400 ब्लॉक में एक साथ हम सहयोग शिविर लगाते हैं और 500-3400 ब्लॉक में जब लोग कोई आवेदन देता है, क्योंकि उसके पोर्टल भी हैं, उस पर भी उपलब्ध करा सकता है, तो जिस दिन आवेदन देता है तो लोग ये चिंता करते थे कि फाइल घूमता रहेगा, कभी डीएम साहब के पास, कभी एसडीओ साहब के पास, कभी बीडीओ साहब के पास। मैंने पूरे फाइल को घूमना बंद करा दिया और मैंने कहा बिहार की जनता की समस्या का निदान करना है और निदान करने के लिए एक व्यवस्था खड़ा किया कि जिस दिन आवेदन प्राप्त होगा उसके 10 दिन के अंदर यदि हमारे कर्मचारी पदाधिकारी यदि आदेश नहीं करेंगे तो मेरे कार्यालय से, मुख्यमंत्री कार्यालय से 11वें दिन उनको पहला नोटिस हम देने का काम करते हैं। और मैंने देखा कि अभी तक लगभग 7 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 90% आवेदन हमारे निष्पादित किए जा चुके। लेकिन मैं जब पहला नोटिस देने की बारी आई तो हमको मात्र 9000 लोगों को नोटिस देना पड़ा। दूसरा नोटिस अभी तक 350 लोगों को देना पड़ा और पिछले महीने का जो रिपोर्ट है, तीसरा नोटिस अभी तक मात्र 4 लोगों को देना पड़ा। 30 दिन किसी ने पार नहीं किया। जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना हमारा धर्म है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को योजना का लाभ मिलने पर शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत शिक्षकों, कर्मचारियों और उनके परिवारों सहित करीब 10 लाख लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में वहां के शिक्षक और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित समारोह में हमारे प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए हमारे सभी प्राध्यापकगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस सुविधा का उपहार गुरु पूर्णिमा के ठीक पूर्व उच्च शिक्षण संस्थानों के आप सभी प्राध्यापकों को प्रदान करते हुए अत्यंत आनंद की अनुभूति मैं कर रहा हूं। मैं इस अवसर पर प्रदेश भर से उच्च शिक्षण संस्थानों के सभी प्राध्यापकों को, उनके परिवार के सदस्यों को इस सुविधा का उपहार प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं। आज की सुविधा जिसके माध्यम से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों व राजकीय हो, शासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय हो या स्ववित्त पोषित प्रबंधन के अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, इन सभी को इसके साथ कवर किया जा रहा है। इसके साथ ही शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को भी इसके साथ जोड़ा जा रहा है। एक कुल संख्या मिला करके अगर हम देखेंगे तो 10 लाख लोग इस पूरी व्यवस्था से कवर होने जा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से
बधाई देता हूं प्रदेश के सभी अपने सम्मानित शिक्षकों को, उच्च शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए शिक्षकों को, उनके परिवार के सदस्यों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं उच्च शिक्षण संस्था, उच्च शिक्षा विभाग को, जिन्होंने समयबद्ध तरीके से इस कार्य योजना को आगे बढ़ा करके आज इस समारोह को भी आयोजन आगरा से ही, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री के गृह जनपद से ही इसको आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। कैशलेस की सुविधा के साथ ही आज हम लोगों ने पंजाब नेशनल बैंक से एक MOU भी किया है, जो आपको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी इसके माध्यम से देने जा रहा है। दुर्भाग्यवश अगर किसी शिक्षक के साथ कोई घटना, दुर्घटना होती है तो शिक्षक के परिवार को हम लोग इस योजना के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक उस शिक्षक के परिवार को 1.5 करोड़ रुपए तक वहां पर सहायता राशि उपलब्ध करवाएगा। अगर दुर्भाग्य से कोई विमान दुर्घटना की शिकार होता है तो 3 करोड़ तक, और इसमें 60,000 रुपए तक का हॉस्पिटल में नगद व्यवस्था का लाभ और 12 लाख रुपए तक का टर्म लाइफ बीमा कवर भी इसके माध्यम से उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। एक बेहतरीन सुविधा जिससे अब तक हमारे शिक्षक लाभान्वित नहीं थे। किसी के सामने इस प्रकार की घटना न हो, किसी को हॉस्पिटल न जाना पड़े, दुर्घटना का शिकार न होना पड़े, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, लेकिन व्यवस्था है। घटनाएं, दुर्घटनाएं अगर बोल करके नहीं आती हैं, मुहूर्त देख करके नहीं आती हैं, कोई भी व्यक्ति इसकी चपेट में आ सकता है, लेकिन जब आता है तो उस समय वह व्यक्ति या उसका परिवार अपने आप को असहाय महसूस न करे, बल्कि सिस्टम उसके साथ खड़ा है, शासन उसके साथ खड़ा है, बैंकर्स उसके साथ खड़े हैं, और वह उस चुनौती का मुकाबला कर सके। इस दृष्टि से ये 2 प्रकार की सुविधा, जिसमें एक प्रकार की सुविधा जिसमें प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा राज्य सरकार आज को उपलब्ध करा रही है, और दूसरा राज्य सरकार के सहयोग से आपको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें शासकीय जितने भी हमारे महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं या गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेज हैं, उनके प्राध्यापकों को 1.5 करोड़ से लेकर के 3 करोड़ रुपए तक की सहायता किसी घटना, दुर्घटना में स्थायी विकलांगता के अवसर स्थिति में ये उपलब्ध PNB पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से उनको बीमा कवर उपलब्ध करवाया जा रहा है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। कुरुक्षेत्र में आयोजित अंत्योदय MMAP-UY शुभारंभ कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों का उत्साहवर्धन करते हैं और उनकी प्रतिभा कौशल को नई पहचान देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडवा में आयोजित अंत्योदय परिवार आशा मेले के माध्यम से सरकार स्वयं जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। साथियों, मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने हर महीने मन की बात के कार्यक्रम से जुड़ करके
देश के लोगों का उत्साहवर्धन, हमारी कौशल कला का प्रदर्शन करने का काम करते हैं। साथियों, आज इस अवसर पर मुझे खुशी भी है कि लाडवा में अंत्योदय परिवारों की आशाओं का ये मेला भी लगा है। साथियों, अवसरों का मेला है, ये आत्मनिर्भरता का ये मेला है। आज सरकार स्वयं चल करके जरूरतमंद परिवारों के पास साथियों पहुंच रही है, जो अपने अधिकार और अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। साथियों, यह अंत्योदय मेला उस संकल्प का ये जीवन स्वरूप है जिसमें सरकार की प्रत्येक योजना, प्रत्येक संसाधन और प्रत्येक प्रयास अंतिम पंक्ति में खड़े हुए साथियों व्यक्ति के लिए है। साथियों, अंत्योदय हमारे लिए केवल एक सरकारी ये कार्यक्रम नहीं है। अंत्योदय हमारी संस्कृति का ये संस्कार है, हमारी परंपराओं ने हमें सिखाया है। साथियों, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, कोई भी दुखी ना हो। साथियों, यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसी भावना को अंत्योदय का नाम दिया था। उनका विचार था कि विकास की सार्थकता तभी है जब उसका प्रकाश अंतिम व्यक्ति घर तक पहुंचे और उसकी गर्माहट अंतिम व्यक्ति महसूस करे। साथियों, हमारी ये डबल इंजन की सरकार इसी विचार को जमीन पर उतारने का साथियों काम कर रही है। हमारा संकल्प स्पष्ट है, कोई गरीब पीछे ना रहे, कोई जरूरतमंद अवसर से वंचित ना रहे। साथियों, और किसी परिवार को केवल इसलिए आगे बढ़ने से नहीं रोका जाएगा कि उसके पास संसाधन, संपर्क अथवा जानकारी नहीं है। साथियों, हमारे लिए शासन का अर्थ केवल कार्यालयों में फाइलें चलाना नहीं है। हमारे लिए शासन का अर्थ जनता की कठिनाइयों को समझना, समाधान करना और सरल बनाना, उसी समाधान को जरूरतमंद के दीवार पर साथियों पहुंचाना है। मुझे खुशी है कि कई बार व्यक्तियों के पास आगे बढ़ने की क्षमता होती है पर उसे सही अवसर नहीं मिलता है। साथियों, किसी युवा के हाथ में हुनर मिलता है लेकिन रोजगार का मार्ग नहीं होता है। कोई महिला अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती है पर उसे ऋण और प्रशिक्षण की जानकारी साथियों नहीं होती है। कोई श्रमिक मेहनत करने को तैयार है लेकिन वह उचित योजना से नहीं जुड़ पाता है। किसी परिवार के पास साथियों छोटा उद्यम करने का सपना है पर बैंक और विभाग की प्रक्रिया कि उसे कठिन लगती है। साथियों, हमारी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ऐसी ही दूरियों को दूर करने का साथियों ये मार्ग है। साथियों, इसी योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं बल्कि जरूरतमंद परिवार को स्थायी आजीविका का साधन खड़ा करना है। साथियों, स्वरोजगार, कौशल विकास, रोजगार, वित्तीय समावेशन, सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं को एक मंच पर ला करके साथियों पात्र परिवारों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार साथियों अवसर प्रदान करना है। आप सभी इस अंत्योदय मेले में आप आए हैं, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की साथियों मैं अनंत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा,
जय भारत। देहरादून में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कारगिल युद्ध के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि यह दिन भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कारगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले 527 वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। भाइयों बहनों, आज का वो ऐतिहासिक दिन जब हमारी भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और असाधारण पराक्रम से कठिन परिस्थितियों और विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद दुश्मन की सेना को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। जैसा मेजर जनरल सभी सभरवाल जी ने बताया कि 16,000 से अधिक ऊंचाई पर, जहां पर सामान्य व्यक्ति के लिए सांस लेना भी एक चुनौती होता है, कठिन स्थितियां होती हैं। हम देखते हैं जब हम यहीं आदि कैलाश क्षेत्र में जाते हैं, जौलिनकॉन्ग में जाते हैं, केदारनाथ में जाते हैं, माणा में जाते हैं, या हम और किसी अपने हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, तो कितना कठिन होता है। आप सोचिए कि ऐसे 16,000, 18,000 की फुट की ऊंचाइयों पर हमारे जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों के अपनी वीरता से, अपने साहस से, अपने जोश से उनके छक्के उड़ाने का काम किया, उनको पूरी तरह से वहां से खदेड़ने का काम किया। और पूरे विश्व ने देखा कि जब भारत का सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए रणभूमि में उतरता है तो विजय उसके चरणों को चूमती है, चरण के पास उसकी विजय होती है, हर बाधा वो पार करता है। भाइयों बहनों, इस युद्ध में भारत माता के 527 वीर सपूतों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया और इनमें से बड़ी संख्या 75 वीर सैनिक हमारे देवभूमि उत्तराखंड के थे, जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति देकर देवभूमि के मस्तक को सदैव के लिए ऊंचा कर दिया और भारत के इतिहास में अपने को अमर कर दिया। आज सैनिकों के कल्याण से जुड़े हुए हर ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं। आज भारत सरकार हर कदम पर सैनिकों के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी चट्टान की तरह खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी की इसी सोच के अनुरूप हमारी सरकार भी वीर जवानों, पूर्व सैनिकों, शहीद परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य कर रही है। हमने अमर बलिदानियों के आश्रितों को जीने वाली अनुग्रह राशि, अभी अनुग्रह राशि बढ़कर 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए हो गई है। वहीं अभी परमवीर चक्र से अलंकृत वीरों की अनुग्रह राशि को भी हमने 1.5 करोड़ रुपए किया था। लेकिन आज गणेश जोशी जी कह रहे हैं कि ये राशि बढ़नी चाहिए, तो मैं घोषणा करता हूं कि परमवीर चक्र विजेताओं की ये राशि अब 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए होगी सैनिकों के सम्मान में। साथ ही हम परमवीर चक्र, मेंशन इन डिस्पैच तक के सभी वीरता पुरस्कार विजेताओं को मिलने वाली एक मुश्त और वार्षिक की जो सहायता राशि है, इनको हमने बढ़ाया है। हमारी सरकार ने प्रत्येक शहीद होने वाले, अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी फैसला लिया है। और इसके तहत जो समय सीमा मात्र 2 वर्ष की होती थी और 2 वर्ष में उनको बहुत बार अपने आवेदन करने में वो समय काफी कम पड़ जाता था। सैनिक की शहादत के बाद परिवार को संभलने में समय लगता था। भाइयों बहनों, इसको देखते हुए हमने इस समय सीमा भी बढ़ाने का फैसला लिया। जो 2 वर्ष का समय था उसको बढ़ाकर हमने 5 वर्ष किया है कि 5 वर्ष तक वो कभी भी आवेदन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, शहीद परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए सहायता हो, नौकरी से पूर्व निःशुल्क रूप से उनका प्रशिक्षण हो, तथा हमारे शूरवीर और पूर्व सैनिकों को राज्य की सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा का भी हमने प्रावधान किया है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।